हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स एक्स। तो लास्ट क्लास में हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ बेसिक्स की बात की थी, मैक्स टर्न मिन टर्न्स के कॉन्सेप्ट देखे थे और लास्ट में एंड लॉजिक गेट के बारे में देखा था। इस क्लास में हम बाकी के और सभी लॉजिक गेट्स के बारे में देखने वाले हैं। तो आप जल्दी से इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप नेक्स्ट वीडियोस तुरंत देख पाएं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इस पूरी वीडियो को। मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूं लॉजिक गेट्स के ऊपर। बहुत सारी हम डिटेल में बातें करेंगे लॉजिक गेट्स के ऊपर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ और लॉजिक गेट। सेकेंड इज, ठीक है, फर्स्ट वन हमारे पास एंड लॉजिक था, तो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था। अब और लॉजिक, तो ध्यान से देखना और लॉजिक के बारे में हम क्या क्या बातें यहां पे कर रहे हैं। तो मैंने क्या कहा, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, इस तरह से और गेट है। There are two inputs x and y, output is f। अगर मेरे पास दो इनपुट है, चाहे मेरे पास तीन इनपुट है, मैं कितने भी इनपुट यहां पे यूज कर सकता हूं, लेकिन इसमें आउटपुट हाई आएगा। कब आएगा? जब x और y दोनों में से कोई भी एक हाई हो जाए, तब हाई आ जाएगा। x या y दोनों में से अगर कोई भी एक हाई हो जाए तो हाई आ जाएगा। ठीक है, याद करो मैंने थोड़ा सा यहां पे दो जब इनपुट होते हैं तो कैसे हम कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, तीन इनपुट होते हैं तो कैसे हम कॉम्बिनेशंस बनाते हैं यहां पे। ठीक है, तीन इनपुट होंगे तो कैसे कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, वापस से 1 लिख दो और यही चीज रिपीट कर दो 4 बार। ठीक है, 0 0 0 1 1 0 1 1, इस तरह से हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो x और y इनमें से कोई भी एक इनपुट अगर आ जाए हाई, तो अपने पास आंसर आ जाएगा हाई। दैट मीन देखो y इनपुट इज हाई, हाई हाई। इसी तरह यहां पे 0, बाकी सभी, क्योंकि कोई भी एक इनपुट हाई होना चाहिए। अब देखो मैंने आपको एक मैक्स टर्न अप्रोच बताई थी, तो बुलियन अलजेब्रा के रूप में मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखो। मैक्स टर्न अप्रोच से, ठीक है, मिन टर्न अप्रोच से तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये चीज लिखना, और मैक्स टर्न अप्रोच से एग्जैक्ट फॉर्मूला हमारे पास आएगा जो आप पढ़ते हैं बुलियन अलजेब्रा में। ठीक है, तो देखो कितना आ जाएगा। मैक्स टर्न में मैंने क्या कहा था आपको, बिट 0 इज अनकॉम्प्लीमेंटेड, बिट 1 इज कॉम्प्लीमेंटेड, और 0 को पकड़ के बैठ जाओ। तो बिट 0 इज अनकॉम्प्लीमेंटेड, दैट मीन्स प्रोडक्ट्स ऑफ समेशन। ठीक है, तो लेकिन यहां पे केवल अपने पास समेशन करना है मुझे खाली। तो क्या कितना हो गया, देखो x प्लस y, सिंपल सा। दिस इज द फंक्शन आउटपुट, x प्लस y, x और y। ठीक है, इस तरह से मैं इसको बोल सकता हूं। इसी तरह यहां पे तीन इनपुट होंगे तो भी मैं सिंपल सा इसको ऐसे बोल दूंगा, सिंपल x और y और z। ठीक है, वापस से मैक्स टर्न अप्रोच। ठीक है, तो बात समझ में आई। तो देखो मिन टर्न अप्रोच जो है उसको सिंप्लीफाई करके, यहां पे अगर मैं मिन टर्म्स लिखता तो सोचो 1 2 3, देयर आर 3 मिन टर्म्स, 3 टर्म्स होती जिनको सिंप्लीफाई करके मैंने कितना सा लिख दिया, केवल इतना सा लिख दिया। अभी हम सिंप्लीफिकेशन टेक्निक और देखेंगे। सिंप्लीफिकेशन टेक्निक के बारे में हम बात करेंगे कुछ नेक्स्ट क्लासेस में। ठीक है, जिनको हम के मैप्स के नाम से जानते हैं। बहुत ही सिंपल टाइप, बहुत ही सिंपल है उसको सॉल्व करना। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं भाई कंट्रोल इनपुट की। तो देखो कंट्रोल इनपुट कैसे हम इस गेट में यूज कर सकते हैं। देखो कंट्रोल इनपुट्स, कंट्रोल इनपुट, जैसे मान लो हमने यहां पे एक जो इनपुट है उस पे या तो मैंने 0 अप्लाई कर दिया या मैंने 1 अप्लाई कर दिया। तो देखो यहां पे आउटपुट क्या होगा और कौन सी बिट कंट्रोल इनपुट कहलाएगी, इनेबल कर देगी, कौन सी बिट यहां पे इसको डिसेबल कर देगी। जब मैंने बात की कि लॉजिक गेट के और लॉजिक के एक इनपुट पर अगर बिट 1 अप्लाई है तो दूसरे इनपुट पर चाहे जो लगा दो, आउटपुट हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कंट्रोल इनपुट की, कंट्रोल इनपुट। ठीक है, तो मैंने यहां पे 0 जब लगाया तो आउटपुट कितना आया, 1 आया। जब मैंने यहां पे 1 अप्लाई किया तो आउटपुट कितना आया, 1 आया।
अब मैं यहां पे चाहे कुछ भी अप्लाई कर दूं, चाहे 0 चाहे 1, आउटपुट विल बी ऑलवेज बी 1। दैट मीन्स यहां पे ये क्या वर्क कर रहा है, ये गेट को डिसेबल कर रहा है। मतलब अगर मैं एक आउटपुट 1 लगा दूंगा तो हमें इनपुट के बारे में कोई जानकारी नहीं निकलेगी कि इनपुट क्या लगाया गया है, ठीक है, दूसरी इनपुट, ठीक है। नेक्स्ट इसी प्रकार यहां पे सोचो, जब मैं 0 अप्लाई करता हूं तो यहां पे 0, तो दैट मीन्स यहां पे आउटपुट 0। जब यहां पे मैंने 1 अप्लाई किया तो आउटपुट यहां पे 1 आया। जब मैंने यहां पे आउटपुट इनपुट ए अप्लाई किया तो यहां पे चाहे 0 लगा दूं तो 0 आएगा, 1 लगा दूंगा 1 आ जाएगा, ए लगा दूंगा तो ए आ जाएगा। तो ये जो बिट है वो अनेबल कर रही है गेट को, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे इनेबल करना, इसको हम बोल दिए डिसेबल करना। बिकॉज मैं चाहे जो इनपुट यहां पे अप्लाई कर दूं, आउटपुट विल ऑलवेज बी 1, सॉरी नॉट ए, इट ऑलवेज बी 1। यहां पे जो मैं इनपुट अप्लाई कर रहा हूं सेम वो ही आउटपुट हमें मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आ गया अपने पास। नेक्स्ट डायोड सर्किट देखो इसका, ठीक है। जैसे हमने एंड लॉजिक गेट में डायोड सर्किट की बात की थी, उसी प्रकार यहां पे भी हम डायोड सर्किट की बात कर रहे हैं। तो देखना डायोड सर्किट मैं कैसे आपको बताता हूं, बहुत ही सिंपल तरीके से। और गेट के लिए डायोड सर्किट, तो देखो भाई कैसे आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो डायोड सर्किट आप देख सकते हैं, डायोड सर्किट जैसे मैंने अब बात की थी लॉजिक गेट एंड में, उसी तरह यहां पे भी तो इस तरह से मैं अप्लाई कर रहा हूं। दिस इज इनपुट x, दिस इज इनपुट y, और यहां से ये ग्राउंड कर दिया मैंने, और यहां पे आउटपुट f है, ठीक है। तो देखो x, दिस इज डायोड D1, दिस इज डायोड D2, y D1 D2 एंड f, ये कुछ फंक्शंस की मैं बात कर रहा हूं। मैंने इनपुट अप्लाई किया 0 0 0 1 1 0 1 1, चलो ठीक है। 0 का मतलब लो वोल्टेज अप्लाई की, 1 का मतलब हाई वोल्टेज अप्लाई की, ठीक है। 1 का मतलब हाई, 0 का मतलब लो। इसका मतलब f पर अगर हाई वोल्टेज आ गई तो हम कह देंगे कि ये क्या हो गया अपने पास, ये हो गया 1, और यहां पे अगर लो वोल्टेज आ गई तो मैं इसको बोल दूंगा क्या, 0। देखो ध्यान से, मैंने 0 0 अप्लाई की, जब मैंने 0 0 अप्लाई की तो ये ऑफ है, ये भी ग्राउंड से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये दोनों डायोड्स क्या हो गए, ऑफ हो गए। दोनों डायोड्स क्या हो गए, ऑफ हो गए। जब ये दोनों डायोड्स ऑफ हो गए तो F पर भी कोई वोल्टेज आई नहीं, तो आउटपुट विल बी 0। इन द सिमिलर मैनर जब मैंने ये 0 वोल्टेज और ये 1 यहां पे अप्लाई किया तो ये तो ऑफ रहा D1 तो, लेकिन ये ऑन हो गया। यहां पे हाई वोल्टेज अप्लाई की तो ये जैसे ही ऑन हो गया ना, तो क्या ये वोल्टेज उठ करके यहां पे पहुंच गई, बिकॉज दिस इज शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड बायस, तो यहां पे 1 आ गया। इसी तरह ये ऑन, ये ऑफ हो गया। ये ऑन का मतलब यहां पे हाई वोल्टेज अप्लाई की तो यहां पे हाई वोल्टेज अप्लाई हो गई क्या, दैट मीन्स आउटपुट इज हाई। अब यहां पे दोनों ही ऑन हो गए, जब दोनों ही ऑन हो गए इसका मतलब आउटपुट विल बी 1। तो इस तरह से हम डायोड सर्किट की बात करते हैं और गेट के लिए। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, देखो क्वेश्चन देता हूं मैं आपको कि आप सॉल्व करिएगा। अच्छा क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल यट वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। देखो भाई क्वेश्चन देखो ध्यान से, मैं एक डायोड सर्किट बना रहा हूं, ठीक है। डायोड सर्किट मैं एक बना रहा हूं यहां पे, देखो ध्यान से। तो दिस इज द डायोड सर्किट, there are 3 inputs A, B and C.
ए बी एंड सी, ठीक है, ये तीन इनपुट हमारे पास हैं, दिस इज एफ। राइट बूलियन एक्सप्रेशन फॉर दिस सर्किट, ठीक है, राइट बूलियन एक्सप्रेशन फॉर दिस सर्किट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, मैं क्या बोल दूंगा इसको, राइट बूलियन एक्सप्रेशन, ठीक है, मतलब ये सर्किट क्या होगा, देखो ध्यान से। अब याद करो, आपको अगर याद हो तो ये जो पोर्शन था, ये वाला पोर्शन किसका था, एंड गेट का। ये जो पोर्शन था, ये वाला पोर्शन किसका था, एंड गेट का। और ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन किसका है, और लॉजिक गेट का। मतलब ये दोनों तो एंड हो रहे हैं और इन दोनों के एंड के साथ यहां पे भाई, यहां पे जो आउटपुट आ रहा था, ये देखो एफ, अगर मैं इसकी बात करता F1 की, ठीक है, यहां पे बात करता तो यहां पे आउटपुट कितना है भाई, A डॉट B है, और ये है अपने पास C। तो A डॉट B और C क्या हो गए, और हो गए। तो आंसर क्या आ गया अपने पास, A डॉट B और C। दिस इज द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर दिस सर्किट, ठीक है। तो बात समझ में आई आपके पास, ठीक है, हाँ या ना। देख लो ध्यान से अच्छी तरह इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, और गेट, एंड गेट। एंड गेट के लिए मैंने आपको कहा था कि एंड गेट इज कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव। इसी प्रकार अगर मैं बोलूं आपको कि जो और गेट होता है वो भी कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव होता है। भाई जो बेसिक लॉजिक गेट होते हैं ना, वो कम्यूटेटिव भी होते हैं, एसोसिएटिव भी होते हैं। ये इन दोनों की प्रॉपर्टीज का पालन करते हैं। ध्यान से देखना, इस टाइप के कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में, जब उसको सिंपल क्वेश्चन पूछना होता है, वो क्या बोल देगा, एंड गेट इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, ऐसा कुछ। तो ध्यान रखिएगा, एंड गेट एज वेल एज और गेट आर कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। अब हम बात करते हैं नैंड गेट की और नॉर गेट की, ठीक है, यूनिवर्सल लॉजिक गेट की, ठीक है, ये हम बात करेंगे नेक्स्ट। नैंड लॉजिक गेट, नैंड लॉजिक गेट जो होता है वो यूनिवर्सल, नैंड एंड नॉर आर यूनिवर्सल लॉजिक गेट, यूनिवर्सल लॉजिक गेट। यूनिवर्सल लॉजिक गेट जो भी होता है, चाहे वो नैंड हो चाहे वो नॉर हो, वो कम्यूटेटिव तो होता है, कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। ध्यान रखना, चाहे नैंड हो चाहे नॉर हो, दोनों कम्यूटेटिव तो होते हैं बट नॉट एसोसिएटिव। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिवर्सल लॉजिक गेट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिवर्सल लॉजिक गेट बिकॉज, यूनिवर्सल लॉजिक गेट इसको क्यों कहते हैं, बिकॉज कोई भी लॉजिक गेट नैंड और नॉर का यूज से बनाया जा सकता है। कोई भी लॉजिक गेट हो, चाहे वो और हो चाहे वो एंड हो चाहे नॉट हो, ये मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, बताऊंगा कि नैंड और नॉर से कैसे हम दूसरे लॉजिक गेट डिजाइन कर सकते हैं, कोई सा भी, ठीक है, कोई सा भी लॉजिक गेट हम डिजाइन कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो दैट इज द रीजन इसको यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहा जाता है, इसे और किसे, नॉर गेट को यूनिवर्सल लॉजिक गेट, बिकॉज एवरी गेट कैन बी डिजाइन्ड, ठीक है, ये मैं बताऊंगा आपको कैसे डिजाइन किया जाता है, ठीक है, बहुत ही अच्छी ट्रिक मैं बताऊंगा इसके लिए आपको, ताकि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए हम सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके ट्रुथ टेबल देखते हैं हम, कि ट्रुथ टेबल और इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, उसके बारे में अगर मैं देखूं आपको बताऊं तो देखो ध्यान से।
तो इसकी ट्रुथ टेबल क्या है कि मैंने क्या कहा, एक तो एंड गेट होगा और एंड गेट के बाद में एक बबल यूज कर देते हैं, इसको हम नैंड गेट कह देते हैं। नैंड गेट का मतलब ही सिंपल सा हो गया, एंड प्लस नॉट, दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट करना ही नैंड लॉजिक होता है। ठीक है, ये क्या हो गया, एंड प्लस नॉट, दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट करना ही नैंड लॉजिक होता है जनरली। तो जैसे मान लो वी हैव देयर आर टू इनपुट्स एक्स वाई एंड आउटपुट एफ, तो ट्रूथ टेबल क्या होगी आप समझ सकते हो इसकी। पहले तो मैंने बना दिया ए एंड बी, देन आफ्टर मैंने बना दिया एफ इज इक्वल्स टू ए एंड बी नॉट कॉम्प्लीमेंट, नॉट का मतलब कॉम्प्लीमेंट, ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये मैंने डिजाइन किया। तो 0 0 0 1 1 0 1 1। देखो भाई, जब मैं एंड गेट की ट्रुथ टेबल बनाता हूं तो ये आ जाता है टर्म। तो जब मैं इसको नॉट दूंगा, नॉट लगाऊंगा, कॉम्प्लीमेंट लूंगा एंड का, तो जस्ट इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया 0 का 1 1 1 0। दिस इज नैंड गेट टेबल। ठीक है, तो ये आउटपुट है अपने पास नैंड गेट के लिए, ध्यान रखें ये आउटपुट अपने पास आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम कंट्रोल इनपुट की बात करते हैं इसके, कि कंट्रोल इनपुट क्या होगा। ठीक है, नैंड गेट का कंट्रोल इनपुट की अगर मैं बात करूं आपसे, तो देखो ध्यान से क्या होगा। देखो भाई, कंट्रोल्ड इनपुट, ठीक है, तो कंट्रोल इनपुट जैसे मैंने एक तो यूज किया इस तरह से, एक पे तो मैंने बिट 0 अप्लाई कर दिया और दूसरे पे मैंने अप्लाई कर दिया बिट 1। अब दूसरा जो इनपुट है उस पर मैं अलग अलग कॉम्बिनेशन लगा करके चेक कर रहा हूं। जैसे मान लो मैंने यहां पे 0 अप्लाई किया, जब मैंने यहां पे 0 लगाया तो सोचो क्या आउटपुट हमारे पास आएगा। यहां पे देखो ध्यान से 0 0 कितना आ गया था, ट्रुथ टेबल देखो ध्यान से 1 आ गया था, तो ये हो गया 1। ठीक है, जब मैंने यहां पे 1 अप्लाई किया तो 1 0, वापस याद करो 1 आ रहा था, मतलब मैं कुछ भी अप्लाई कर दूं आउटपुट विल बी 1 इफ एक इनपुट हमारे पास 0 है। एक इनपुट अगर मेरे पास 0 है तो मैं कुछ भी अप्लाई कर दूं यहां पे आउटपुट 1 ही आएगा, मतलब चाहे मैं ए भी अप्लाई कर दूं तो आउटपुट विल बी 1। ठीक है, आउटपुट विल बी 1। मतलब इसको कई बार बूलियन एक्सप्रेशन में इस तरह से मैं लिख दूं, देखो 0 एंड ए, ये तो आप इस चीज को समझ नहीं पाएंगे कि आउटपुट इसका वैल्यू कितना होगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इस तरह से बोलूं आपको कि अगर नैंड गेट के एक इनपुट को 0 बना दिया जाए, एक इनपुट को 0 बना दिया जाए और दूसरे के साथ किसी के भी साथ एंड किया जाए, नैंड किया जाए, तो आंसर अपने पास कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। दैट मीन्स दिस इज डिसेबल इनपुट। अगर मैं यहां पे 1 अप्लाई करता हूं, सोचो दूसरे इनपुट पर 0 मैंने अप्लाई किया, तो जब मैंने यहां पे 0 अप्लाई किया तो यहां पे कितना आउटपुट आया भाई, यहां पे आया 1। ठीक है, जब मैंने यहां पे 1 अप्लाई किया तो यहां पे कितना आया, 0। चेक करो, ट्रुथ टेबल देखते जाओ। जब मैंने यहां पे a अप्लाई किया, मतलब अगर मैं 0 अप्लाई कर रहा हूं तो 1 आ रहा है, 1 अप्लाई कर रहा हूं तो 0 आ रहा है, दैट मीन्स a अप्लाई करूंगा तो a कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन दिस बिट इज इनेबल। एंड ध्यान से देखो इस गेट को 0 1 1 0 a बार। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, इट एक्ट एज इन्वर्टर। ये जो लॉजिक गेट है वो इन्वर्टर की तरह एक्ट करेगा, मैं ये बोल रहा हूं।
ये जो लॉजिक गेट है वो किसकी तरह एक्ट करेगा, इन्वर्टर के जैसे। ठीक है, तो बात समझ में आई आपको मैंने क्या बताया। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास NAND लॉजिक गेट। अभी मैं इसमें ये चीज आपको नहीं बता रहा हूं कि NAND और NOR लॉजिक गेट से हम कैसे दूसरे लॉजिक गेट बना सकते हैं या डिजाइन कर सकते हैं, ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जहां पे हम ऐसी ट्रिक्स की बात करेंगे कि अगर वो ट्रिक आपने समझ ली तो आप कोई भी लॉजिक गेट आप डिजाइन कर सकते हो। तो जल्दी से हम देखते हैं NOR लॉजिक। देखो NOR लॉजिक गेट, तो NOR लॉजिक गेट क्या हो गया, और नॉट, और प्लस नॉट, इसको हमने बोल दिया NOR लॉजिक। वापस NOR लॉजिक इज यूनिवर्सल लॉजिक गेट, वही सेम यूनिवर्सल लॉजिक। फिर वापस हमने कहा था कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। अब अगर मैं बात करूं इसके इनपुट्स एंड आउटपुट्स, दैट मीन्स ट्रूथ टेबल के बारे में, तो ये कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो 0 0 0 1 1 0 1 1। और पहले तो मैं बात करता हूं और की, A और B, फिर इसके कॉम्प्लीमेंट की। तो ये तो कितना आ रहा था 0 1 1 1, अब इसका कॉम्प्लीमेंट मैंने लिया तो 1 0 0 0, ये आ गया। ठीक है, तो बात समझ आई, ये ट्रुथ टेबल हमारे पास आ गई। ठीक है, अगर आपको ट्रुथ टेबल याद भी नहीं है तो आप पहले तो और कर ले, दिस आउटपुट इज और एंड कॉम्प्लीमेंट नॉट, इस तरह से मैं सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं वापस से कंट्रोल इनपुट की। देखो ध्यान से कि कंट्रोल इनपुट क्या होगा इसका। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूं कंट्रोल इनपुट के बारे में। तो कंट्रोल इनपुट क्या है, देखो भाई। ठीक है, कंट्रोल इनपुट, जैसे एक जगह तो मैंने अप्लाई कर दिया 0 और एक जगह मैंने अप्लाई कर दिया 1। ठीक है, अब देखो कंट्रोल इनपुट कैसे यहां पे वर्क करता है। जैसे NAND गेट की तो हमने बात की थी, तो NAND गेट में कंट्रोल इनपुट हमारे पास आया था। ठीक है, कितना, जब सोचो हमने एक जगह 0 अप्लाई किया था तो सभी जगह आंसर कितना आ रहा था 1 1 1। जब मैंने 1 अप्लाई किया था तो वो हमारे पास एनेबल हो गया था, वो कंट्रोल इनपुट था। तो यहां पे क्या आया, और वो इन्वर्टर की तरह बिहेव भी कर रहा था, इन्वर्टर की तरह भी बिहेव कर रहा था। देखो ये सब चीजें ज्यादा काम आएगी XOR और XNOR के लिए, वहां पे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनता है। तो अभी हम आते हैं, पहले इसको देखो ध्यान से। जब मैंने इसको 0 अप्लाई किया तो क्या हुआ, अब मैं यहां पे अगर 0 अप्लाई करता हूं तो क्या होगा, आउटपुट होगा 1। अब मैं यहां पे अगर 1 अप्लाई करता हूं तो क्या आउटपुट होगा 0। अगर मैं यहां पे A अप्लाई करता हूं तो आउटपुट A कॉम्प्लीमेंट हो गया। दैट मीन्स ये इनेबल हो गई। NAND गेट में इनेबल बिट कौन सी थी, 1 थी। यहां पे कंट्रोल इनपुट कौन सा है, 0 है, और ये इन्वर्टर की तरह बिहेव कर रहा है। देखो ध्यान से, एक्ट एज इन्वर्टर, एक्ट एज इन्वर्टर। इसी तरह ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, देखो ध्यान से। अगर मैं आपको बोलूं इसको, जब मैंने यहां पे 1 अप्लाई किया, 0 अप्लाई किया तो आउटपुट यहां पे तो 1 आ गया, यहां पे 0 हो गया। जब मैंने यहां पे 1 अप्लाई किया तो यहां पे 1 आ गया, यहां पे वापस से 0 हो गया। मतलब मैं कुछ भी अप्लाई कर दूं, आउटपुट हमेशा 0 ही आएगा। दैट मीन्स दिस इज डिसेबल इनपुट। हमने गेट को डिसेबल कर दिया। ठीक है, तो ये हुआ कंट्रोल इनपुट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम करते हैं, उसके बाद में चलते हैं XOR और XNOR गेट में। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्या मैं बताता हूं आपको।
क्वेश्चन है if x1 and x2 is always 1, if x1 and x2 is always 1, then output q will be option 1 1, option 2 0, option 3 unstable, option 4 none of the above. क्या आउटपुट यहां पे होगा? देखो ध्यान से, ये क्या है अपने पास? ये क्या है? नैंड लॉजिक है, ठीक है, नैंड लॉजिक है. याद करो, नैंड लॉजिक में जब हमने एक बिट 1 अप्लाई की थी तो वो कंट्रोल बिट थी, वो गेट को इनेबल कर रहा था. इसका मतलब यहां पे आउटपुट क्या आएगा? 1 होगा तो 0, इन्वर्टर की तरह बिहेव कर रहा था. तो यहां पे आउटपुट कितना आया भाई? 0. सही है. जब मैंने यहां पे 1 अप्लाई किया तो यहां पे आउटपुट अपने पास 1 और 0 कितना आया? 1. अब वापस से देखो, दिस इज 1, ठीक है. अब यहां पे 1, यहां पे 1, आउटपुट इज 0 0 1, आउटपुट इज 0. अब ये 0 इनपुट यहां पहुंचा भाई, देखो ध्यान से, 0 इनपुट जब यहां पे पहुंचा तो कितना आया? देखो मैं यहां पे चेंज ही नहीं कर रहा हूं कुछ. जब 0 इनपुट यहां पे पहुंचा ये वाला, तो 0 एंड 1, आउटपुट इज 0 एंड यहां पे 1 हो गया. ठीक है, बात समझ में आई? नेक्स्ट, जब मैंने यहां पे 1 की बात की, 1 एंड 1 कितना हो गया भाई? 1 हो गया वापस से. अब ये Q जब 1 हुआ तो 1 वापस से यहां पे अप्लाई हुआ, ठीक है. जब ये 1 और 1 हो गया तो कितना आ गया अपने पास? 1 एंड 1, यहां पे 1, यहां पे वापस से 0, वापस से प्रोसेस रिपीट हो गई. तो Q जो आउटपुट है वो फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी 0 कभी 1, कभी 0 कभी 1, अनस्टेबल. आंसर इज अनस्टेबल. ठीक है, बात समझ में आई? आंसर इज अनस्टेबल. ठीक है, तो इस तरह से हमने इस चीज को समझा. नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्स और गेट के बारे में. ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को. ठीक है, बहुत ही आसानी से. तो ये क्वेश्चंस टफ नहीं होते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं. बस आपको ट्रुथ टेबल को याद रखना है. ओनली रिमेंबर ट्रुथ टेबल. ठीक है, एक्स और गेट के बारे में बात करते हैं, ध्यान से समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एक्स और गेट. एक्स और का मतलब क्या है? या तो एक्स या वाई. एक्स और वाई. ठीक है, इसका मतलब x और y जब बराबर होंगे तो 0 आउटपुट आएगा, लेकिन जब x y के बराबर नहीं होगा तो 1 आउटपुट आएगा. मैंने क्या कहा? या तो x या y. ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं ट्रुथ टेबल की, तो ये क्या होगा? ध्यान से देखो, 0 0 0 1 1 0 1 1. मैंने क्या कहा? जब x और y दोनों बराबर नहीं होंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा, बाकी जगह 0. ठीक है, बात समझ में आई? जब मैं इसको मिनटर्न फॉर्म में लिखूंगा, देखो मिनटर्न के लिए मैंने क्या करा था आपको? 1 को पकड़ो, ये रहा 1, ये रहा 1. पहले इसके लिए बिट 0 इज कॉम्प्लीमेंटेड. क्या लिख दिया? x बार डॉट y प्लस सम ऑफ द प्रोडक्ट्स x डॉट y बार. ठीक है, तो इसको हमने मिनटर्न्स के फॉर्म में लिखा. ठीक है, बात समझ में आई? दीज आर दी सम ऑफ प्रोडक्ट्स.
दिस इज द आउटपुट एफ, यहां से हमारे पास आउटपुट आया, ठीक है। इस तरह से हमने इसको लिखा। अब इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। अगर सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसकी कंट्रोल यूनिट की बात करता हूं कि कंट्रोल बिट क्या है। फिर देखो हम और भी बहुत कुछ इसमें सॉल्व करेंगे, बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। देखो ध्यान से, कंट्रोल बिट मैं यहां पे बना देता हूं, इसमें कंट्रोल बिट्स। जब मैंने एक जगह 0 अप्लाई किया और दूसरी जगह, गेट का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, ठीक है, गेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और गेट के इस तरफ ऐसे एक, यहां पे मैंने 1 अप्लाई कर दिया। तो जब मैंने 0 अप्लाई किया तो 0 यहां पे अप्लाई किया, 0 0 आउटपुट इज 0, 0 1 आउटपुट इज 1 आया ना। मैं जो भी अप्लाई कर रहा हूं वो यहां पे आ रहा है। दैट मीन्स आप अगर 0 अप्लाई कर रहे हो तो 0 आ रहा है, 1 अप्लाई कर रहे हो तो 1 आ रहा है, A अप्लाई करोगे तो A आएगा। दैट मीन्स ये जो गेट है वो बिहेव कर रहा है, इट एक्टिंग एज बफर, बफर लॉजिक। और अगर मैं इसकी बात करूं, देखो मैंने यहां पे क्या बोल रहा हूं, देखो ध्यान से, मैं यहां पे अगर 1 अप्लाई कर रखा है और अगर मैं यहां पे 0 अप्लाई करूंगा तो आंसर 1 आएगा आउटपुट, और यहां पे अगर 1 अप्लाई करूंगा तो 0 आ जाएगा। मतलब अगर मैं A अप्लाई कर रहा हूं तो A बार आ रहा है। दैट मीन्स इट एक्टिंग एज इन्वर्टर, ठीक है। अब देखो ये जो XOR गेट होता है इसको हम इससे तो रिप्रेजेंट करते हैं, और मैंने आपको बताया हम आउटपुट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, y a b और फंक्शन इज f। आउटपुट कैन बी रिप्रेजेंटेड एट a bar डॉट b और a डॉट b बार, और इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब प्लस प्लस के ऊपर गोला लगा दिया, x और a x और b। इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूं, a x और b से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात, देखो ध्यान से, जब मैंने एक बिट 0 अप्लाई कर रखी है तो ये बफर की तरह व्यवहार कर रहा है। जब मैंने एक बिट 1 अप्लाई कर रखी है तो ये इन्वर्टर की तरह व्यवहार कर रहा है। तो अगर मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखूं यहां पे, अगर मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखूं, देखो ध्यान से, वापस से मैं बोल रहा हूं, अगर मैंने इसको 0 अप्लाई कर रहा है तो बफर, 1 अप्लाई कर रहा है तो इन्वर्टर, 0 बफर 1 इन्वर्टर, याद रखना 0 बफर 1 इन्वर्टर। XOR गेट को स्टेयरकेस लॉजिक गेट भी कहा जाता है। XOR गेट को क्या कहा जाता है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेयरकेस लॉजिक गेट। इसी तरह XNOR गेट जो होता है ना, कोइंसिडेंस लॉजिक, इस टाइप का सवाल IES और गेट में और जैम में, तीनों में ही पूछा जा चुका है। वो XOR और XNOR नहीं बोलेगा, वो क्या बोलता है, स्टेयरकेस लॉजिक या फिर कोइंसिडेंस लॉजिक। वहां पे आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप पढ़े नहीं होंगे तो, ठीक है। स्टेयरकेस लॉजिक क्यों कहा मैंने, जैसे मान लो x 0 है और y 1 है, तो आउटपुट क्या है 1 स्टेयर्स, या फिर ये 1 है और ये 0 है तो आउटपुट क्या है 1। स्टेयर्स की तरह बिहेव करना, स्टेयरकेस लॉजिक गेट, ठीक है। दैट इज द रीजन इसको स्टेयरकेस लॉजिक गेट भी कहा जाता है। अब देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की मैं बात आपको बताता हूं थोड़ी।
ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो जब मैंने कहा ए XOR ए, देखो सेम का XOR कर रहा हूं, आउटपुट विल बी 0। अगर मैं कॉम्प्लीमेंट का करूं 1, ठीक है। अब अगर मैं a को XOR करूं 0 के साथ तो क्या आ रहा है, इट एक्ट एज बफर, मतलब आउटपुट विल बी a। और a को XOR करूं 1 के साथ तो आउटपुट विल बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, बात समझ में आई। अब देखो इसमें 3 या 4 के साथ भी XOR कर सकते हैं। देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा, a XOR a XOR a, ठीक है। सेम का XOR कर रहा हूं 3, तो यहां पे देखो ये क्या है, a XOR a, 0 XOR a, क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। इन दोनों को मैंने लिख दिया 0 और उसका XOR कर दिया a के साथ, तो आउटपुट क्या आ गया, a ही आ गया, बफर। ठीक है, अगर यही मैं 4 ले लेता तो ध्यान से देखो, ये आउटपुट 0, ये आउटपुट 0, तो यहां पे आउटपुट 0 XOR a बन गया, 0 XOR a बन गया, तो आउटपुट कितना हो गया भाई, 0। अगर मैं 3 बार XOR कर रहा हूं तो आ रहा है a, 4 बार कर रहा हूं तो 0। यहां से हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मेरे पास इस तरह से गिवन है a, देखो कंक्लूजन क्या है, यहां पे मैं लिख देता हूं, a XOR a n term, n times, if n is odd तो आउटपुट विल बी a, if n is even तो आउटपुट विल बी 0। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? अरे बोलो भाई। ठीक है, बहुत ही सिंपल बात है, सिंपल लेकिन अच्छी बात है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं XOR गेट पे, फिर XNOR की हम बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन, ए ठीक है, XOR ये सभी XOR है ए। ठीक है, व्हाट इज आंसर? ऑप्शन 1 ए, ऑप्शन बी ए कॉम्प्लीमेंट, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी नन। क्या इसका आंसर होगा? ठीक है, तो देखो ध्यान से, अगर मैं इन दोनों की बात करता हूं, दो के पेयर्स में मैं ले लेता हूं, एक बार दो के पेयर्स में लेता हूं और सॉल्व करता हूं, या फिर इन दोनों को पेयर्स में ले लो या किसी भी को भी पेयर में ले लो, कोई दिक्कत वाली बात यहां पे नहीं है, कोई फर्क यहां पे नहीं पड़ेगा। ए और एक बार का XOR कितना हो गया भाई, 1 हो गया। XOR इन दोनों का XOR 1 हो गया। ठीक है, फिर वापस इन दोनों का XOR 1 हो गया, इन दोनों का XOR 1 हो गया। अब वापस से मैं दो पेयर्स की बात कर रहा हूं, 1 1 का XOR 0 0, इन दोनों का 0, आंसर इज 0। ठीक है, तो बात समझ में आई आपको किस तरह से मैंने इसको लिखा? ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ठीक है, तो ध्यान से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बता रहा हूं।
20 XOR गेट्स, आउटपुट क्या होगा? आउटपुट फाइंड आउट करना है। दिस इज A एंड दिस इज B। ठीक है, ये आपके पास XOR गेट लगे हुए हैं 20, तो आउटपुट क्या होगा? ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, चलो इसको मैं आपको थोड़ा सा और सिंपल कर देता हूं, इसको 0 कर देता हूं, इसको 1 कर देता हूं। देखो भाई, या फिर दोनों को ही सम 1 1 कर देता हूं, दोनों ही A और A कर देता हूं। चलो ठीक है, इसके लिए आउटपुट हम कैलकुलेट करते हैं। देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा, A और A का कितनी बार XOR कर रहा हूं मैं? 20 बार। ठीक है, मैं कितनी बार XOR कर रहा हूं भाई? 20 बार। तो जब मैं इवन नंबर ऑफ XOR करता हूं यहां पे A XOR A XOR A, यहां पे ऑड पे XOR कितना आता है? ऑड पे आता है, देखो याद नहीं है तो कोई बात नहीं, 0 और A, 0 एक्ट एज बफर, आंसर A। इवन पे कितना आएगा? 0। A XOR A XOR A XOR A, इवन पे कितना आएगा? 0। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? 0। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, आज की क्लास में हम इतना पढ़ रहे हैं केवल। नेक्स्ट क्लास में हम लॉजिक गेट्स और उनको कुछ सॉल्व करने की ट्रिक्स और पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इनकी ट्रिक्स के बारे में और थोड़ी सी बात करेंगे। तो आज की क्लास में हम केवल इतना पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास की वीडियो जरूर आप देखिएगा, जो कि वापस से कल 5 o'clock रिलीज होगी। ठीक है, तो उस वीडियो को ही देखने से आपको पता चलेगा एक्चुअल में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।